ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हमारा क्या है? यूनिट 3 हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। तो अब हम देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 जनरल रूल्स एंड सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल एंड फीमेल डाइंग इन स्टेट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड देन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अभी। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर दी हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो ये हमारा है यूनिट का नाम। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, ड्यूटीज, टाइटल्स एंड ऑब्लिगेशंस फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन टू हिज और हर लीगल हेयर्स। मतलब ये अगर कोई मर चुका है तो उस मरे हुए इंसान की जितने भी हेयर्स हैं, हेयर्स का मतलब होता है कि अगर उसका कोई बच्चा है, लाइक अगर चाइल्ड है या फिर उसकी वाइफ है, तो ये सारे क्या हो गए? उसके हेयर्स हो गए। तो उनको जो है प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, कैसे वो इनहेरिट करेंगे, हम इसमें यही देखने वाले हैं। तो the rules relating to inheritance differs under the Hindu and Muslim law because both systems are based on different religions and legal principles. So basically you know कि हिंदू लॉ अलग तरीके से गवर्न होता है और मुस्लिम लॉ अलग तरीके से गवर्न होता है। दोनों का ही अलग सिस्टम है गवर्नेंस का, इसलिए उनके इनहेरिटेंस के टेक्निक्स भी डिफ़र करती हैं। अब अंडर हिंदू लॉ सक्सेशन जो है वो मेनली गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, जो कि हमारा 1956 का एक्ट है। सक्सेशन और मुस्लिम लॉ जो है हमारा गवर्न होता है उनके पर्सनल लॉज से, जो कि उन्होंने डिराइव करा है फ्रॉम कुरान, हदीस, इजमा एंड कियास। हदीस या हदीस, आई डोंट नो द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। डिटेल में देखते हैं क्या होता है ये। सो मीनिंग क्या है इसका कि सक्सेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड हिंदू डिवॉल्व्स अपॉन हिज हेयर्स व्हेन ही डाइज इन स्टेट विदाउट मेकिंग अ विल। अब सक्सेशन तब होगा जब एक हिंदू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदू की, तो हिंदू जब है वो मर जाता है बिना किसी विल के, उसने कोई विल ड्राफ्ट नहीं करा, उसने लाइक कोई भी प्रॉपर्टी का शेयर पार्टीशन वगैरह पार्टीशन नहीं करा कुछ भी, और वो मर जाता है, तब क्या होता है? तब आता है हमारा सक्सेशन। सक्सेशन तब एक्ट करता है जब ऐसा कुछ सीन होता है। अब आगे देखते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो हिंदूज़ पे तो ऑफकोर्स अप्लाई होगा ही, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स, चारों जगह जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट ही अप्लाई होता है। आगे देखते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट देखें तो एंशियंट हिंदू लॉज वॉज प्राइमरी गवर्न बाय टू मेजर स्कूल्स, मिताक्षरा स्कूल्स एंड दयाभागा स्कूल। हमने बात की थी मिताक्षरा में क्या होता है कि वो पार्सनरी एग्जिस्ट करती है और बाय बर्थ ही उनको जो है एज अ को पार्सनरी ट्रीट किया जाता है। मेल चाइल्ड को आफ्टर 2005 फीमेल चाइल्ड को भी ट्रीट किया जाता था, और प्रॉपर्टी जो है जॉइंटली ओन की जाती है। एंड देन उसके बाद वुमेंस को वेरी लिमिटेड राइट्स थे इनहेरिटेंस में बिफोर 2005। नाउ नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, जो कि गवर्न करता था सक्सेशन इन antecedent property and ancestral property, meaning कि after the death of the co-partner the property automatically passed to the surviving male co-partners. Now दयाभागा की देख ले तो दयाभागा स्कूल जो है मेनली फॉलो करते थे बंगाल में ज़्यादातर, और पार्ट्स ऑफ बिहार, असम। देन इसमें इन्होंने ये बताया था कि इनका कंपैरेटिवली बेटर इनहेरिटेंस था मिताक्षरा के कंपेयर में, जस्ट बिकॉज कि ये राइट टू हेयर्स था एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर, क्योंकि ऑफकोर्स इसका ये कंसेप्ट था कि फादर की डेथ है तभी जो है उसके बेटे को या बेटी को प्रॉपर्टी चाहिए। फादर अपने टाइम में एब्सोल्यूट ओनर है, बेटा अपने टाइम में एब्सोल्यूट ओनर है, किसी का कोई इसमें दूर दूर तक वास्ता नहीं। अब इसमें वुमेन्स का राइट इसमें भी थोड़ा बहुत लिमिटेड ही था। बिफोर 1956 हिंदू वुमेन्स वेर जनरली कंसिडर्ड इक्वल हेयर्स। A widow usually received only a limited estate, meaning that she could use the property during his lifetime but had no absolute ownership right.
मतलब ये कि विडो के पास इतना राइट था कि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन उसके पास कोई एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी बिफोर 1956, ठीक है। अब टू रिमूव दिस इनइक्वालिटीज एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन सक्सेशन लॉज, पार्लियामेंट इनैक्टेड द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड दिस लेजिस्लेशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन हिंदू पर्सनल लॉ। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 देख लेते हैं। तो द हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड विथ सेवरल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. So it aimed to clarify the simplicity it aims to codify and simplify the Hindu succession laws that had highly complex due to different schools and customs. तो इसका मतलब ये है कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो उसका मेन पर्पस ये था कि वो जो है जो वो कोडिफाई करे और सिंप्लीफाई कर दे उन चीज़ों को जो हिंदू लॉज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स थे। तो इन्होंने मिताक्षरा स्कूल को ही मेन स्कूल माना और फिर उसके बाद आगे लेके गए उस चीज़ को। सो उन्होंने रिमूव कर दिया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड इम्प्रूव देयर राइट्स इन फैमिली प्रॉपर्टी। देन उसके बाद द एक्ट एम टू एस्टैब्लिश एन यूनिफॉर्म एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ सक्सेशन फॉर हिंदूज अक्रॉस द इंडिया। देन the act also sought to balance traditional Hindu principles with modern constitutional values such as equality and justice. तो इसमें इन्होंने मॉडर्न वैल्यूज़ को भी ध्यान रख के इस एक्ट को लाए थे ये लोग। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. So one of the major features of the act is that it applies uniformly to all Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs. इसका मतलब ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो यूनिफॉर्मली सब पे अप्लाई होता है, किस 4 लोगों पे अप्लाई होता है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट द रिकग्निशन ऑफ वुमेन एज लीगल हेयर्स. तो वुमेन को भी रिकग्नाइज़ कर दिया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि वो भी एक लीगल हेयर है, और उनको जो ट्रेडिशनल वे चल रहा था जिसमें उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, अब वो बंद किया जाएगा. और हिंदू लॉज जो है वो इनहेरिटेंस राइट दे रहे थे डॉटर्स, विडोज़ एंड मदर्स को भी. अब उसके बाद आता है हमारा द एक्ट ऑल्सो क्रिएट्स अ क्लियर हायरार्की ऑफ हेयर्स through class 1 and class 2 hairs. This reduces the confusion and provides certainty regarding the succession. इसका मतलब ये है कि जो ये एक्ट है इसने एक क्लियर हायरार्की ऑफ हेयर्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया कि क्लास 1 हेयर्स और क्लास 2 हेयर्स किस तरीके से प्रॉपर्टी जाएगी. पहले क्लास 1 में सक्सेशन होगा, फिर क्लास 2 में सक्सेशन होगा. अब इस चीज़ से हुआ क्या कि इस चीज़ से जो कन्फ्यूजन था कि किसको पहले शेयर जाएगा वो दूर हो गया और काफ़ी इजी हो गया सक्सेशन के मामले में. अब आते हैं नेक्स्ट. तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अनदर रिवोल्यूशनरी फीचर को अबॉलिश करा था कि जो था लिमिटेड एस्टेट ऑफ वुमेन थ्रू सक्सेशन 14. तो मतलब कि उनका ये था कि वुमेन को जो है लिमिटेड एस्टेट ही मिलना चाहिए. तो उन्होंने इस चीज़ को अबॉलिश करा और उसके बाद उन्होंने वुमेन को एब्सोल्यूट ओनरशिप दी ताकि वो प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी वो पोजेस कर रही हैं, जो भी उनकी पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्यूट ओनर होंगी. फिर उसके बाद द मोस्ट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट केम टू 2005 अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने डॉटर को कोपार्सनरी राइट्स दी थी. देन जिसमें उनको मतलब डॉटर अगर पैदा हुई है तो उसको भी राइट बाई बर्थ है कि शी इज़ अ कोपार्सनर. देन उसके बाद आते हैं इन स्टेट सक्सेशन अंडर द हिंदू लॉ. इंटेस्टेड सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जब कोई पर्सन जो है विदाउट लीविंग अ वैलिड विल अगर मर जाता है तो वहाँ पे सक्सेशन के थ्रू जाएगी प्रॉपर्टी. तो ये इंस्टेट सक्सेशन कहलाता है. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है सेपरेट प्रोविजंस कंटेंट करता है, जिसमें पहला है हिंदू मेल डाइंग इन स्टेट और हिंदू फीमेल डाइंग इंटेस्टेड. मतलब कि हिंदू मेल के लिए अलग है और हिंदू फीमेल के लिए अलग है. अब देखते हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेड, जिसमें सेक्शन 8 और सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के ये दिखाते हैं द रूल्स गवर्निंग सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेड. मतलब कि ये तीनों जो सेक्शंस हैं ये बताते हैं कि अगर एक हिंदू मेल है वो बिना विल के मर चुका है, उसने कोई प्रॉपर लीगल विल ड्राफ्ट नहीं करा था, तो अब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन में जाएगी. तो किस तरीके से जाएगी, किस के पास पहले जाएगी, किसके पास बाद में जाएगी, वो सारी चीज़ें जो है इन 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग जाती हैं. और ये
सक्सेशन के थ्रू गवर्न होगा इसमें। अब आगे जाते हैं। तो आगे ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स द फॉलोइंग ऑर्डर। सेक्शन 8 कहता है कि प्रॉपर्टी को इस ऑर्डर में जाना चाहिए। ये ऑर्डर क्या है? पहले जाएगा क्लास 1 हेयर्स में, फिर जाएगा क्लास 2 हेयर्स में, फिर आएगा एग्नेट्स में, फिर आएगा कॉग्नेट्स में। अब दिस ऑर्डर इज मैंडेटरी एंड वन कैटेगरी एक्सक्लूड्स द नेक्स्ट कैटेगरी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर मैंडेटरी है और अगर एक कैटेगरी को मिल चुका है तो उसके आगे जो दूसरा कैटेगरी है उसको फॉलो किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्लास 1 हेयर्स में कौन कौन आते हैं। तो क्लास 1 हेयर्स जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी सक्सेशन में कंटेन करता है, जिसमें आते हैं हमारे सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ प्री डिसीज सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन एंड देन विडो ऑफ प्री डिसीज सन। ये प्री डिजीज्ड इसका मतलब क्या है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो जिसकी डेथ हुई है उस बेटे का जो बेटा है वो, उस बेटे की जो बेटी है वो, और उस बेटे की जो विडो है वो क्लास 1 हेयर्स में आएंगे। अब उसके बाद देखिए तो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 1 हेयर लाइज इन द फैक्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ इवन वन क्लास 1 हेयर एक्सक्लूड्स ऑल अदर हेयर्स। इसका मतलब ये है कि क्लास 1 हेयर में जो प्रायोरिटी दी गई है, जिस तरीके से बताया गया है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई एक क्लास 1 हेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो जितने बाकी के हेयर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनको देखा ही नहीं जाएगा कि अच्छा अगर ये है तो चलो इसको प्रॉपर्टी दी जाएगी पहले। द प्रॉपर्टी अमॉन्ग क्लास 1 हेयर इज जनरली डिवाइडेड इक्वली। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हिंदू मेल डाइज लीविंग बिहाइंड अ विडो, one son and one daughter, each will receive 1/3 share. Then this provision reflects the modern principle of equality among the close family members. Then अब आते हैं क्लास 2 हेयर्स पे। तो क्लास 2 हेयर्स पे तब आते हैं जब क्लास 1 हेयर में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर है तो फिर क्लास 1 हेयर में ही डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी, क्लास 2 पे नहीं आना पड़ेगा। क्लास 2 पे अगर आए हैं तो प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व किस तरीके से होगी क्लास 2 हेयर्स में, कि दीज हेयर्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल एंट्रीज। तो क्लास 2 में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ये होते हैं हमारे क्लास 2 हेयर। द पर्पस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज टू एंश्योर एन ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग रिलेटिव्स बाद में आएंगे, पहली प्रायोरिटी फैमिली रहेगी हमेशा। फिर आते हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं। तो एग्नेट्स क्या होते हैं? तो अगर देखा जाए तो एग्नेट्स जो होते हैं, अगर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है तो हम आएंगे एग्नेट्स पे। अब एग्नेट्स वो होते हैं जो होली मेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर्स ब्रदर्स सन इज एन एग्नेट। अब ये काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं बट ये मेल हैं तो इसलिए एग्नेट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। फिर आते हैं कॉग्नेट्स जो है वो होल्डी थ्रू मेल्स नहीं होते, वो फीमेल्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि मदर्स ब्रदर्स सन, मतलब मामा का बेटा। इसमें क्या है? चाचा का लड़का, क्योंकि फादर के ब्रदर मेल है, उनका बेटा मेल है तो ये एग्नेट है। अब क्योंकि मम्मी फीमेल है, मम्मी के भाई और भाई का बेटा मतलब मामा का लड़का, ये जो है ये कॉग्नेट है। अब देखते हैं सक्सेशन ऑफ ए हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट। तो सेक्शन 15 एंड 16 जो है वो प्रॉपरली हिंदू फीमेल होगा यहाँ पे, हिंदू फीमेल की बात करते हैं, किस तरीके से हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी किस तरीके से जाएगी, सक्सेशन होगी। तो लॉ रिगार्डिंग सक्सेशन टू फीमेल हिंदू इज डिफरेंट बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस हर मैरिटल एंड पैटर्नल रिलेशनशिप्स। तो जो लॉ है सक्सेशन का फीमेल के लिए वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी जो मैरिटल हाउस है और जो पैटर्नल रिलेशनशिप्स है वो दोनों बैलेंस हो सके। अब द प्रॉपर्टी टू अ हिंदू फीमेल डिवॉल्व्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो वो ऑर्डर क्या है देख लेते हैं। सो सन, डॉटर एंड हस्बैंड, हेयर्स ऑफ हस्बैंड, मदर एंड फादर, हेयर्स ऑफ फादर एंड हेयर्स ऑफ मदर। ये जो है फीमेल का पॉइंट है। सो द लॉ रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ मैट्रिमोनियल फैमिली एंड पैटर्नल फैमिली। इसका मतलब ये है कि लॉ ने रिकग्नाइज कर रखा है दोनों मैट्रिमोनियल फैमिली को और पैटर्नल फैमिली को फीमेल के केसेस में।
अब एक स्पेशल फीचर है सेक्शन 15 का जो ये कहता है कि अगर किसी वुमेन के पास उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है और अगर वो मर जाती है और उसके बच्चे भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उसके पैटर्नल हाउस के पास ही चली जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी अब ये नहीं है कि उसने शादी करी उस घर में तो वहाँ पे जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, नहीं। अगर वो मर गई उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी ही वापस पैटर्नल हाउस के पास चली जाएगी। सिमिलरली प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हर हस्बैंड रिटर्न्स टू द हस्बैंड्स हेयर्स, सेम। देन आते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। क्या बात करता है कि ये कहता है कि इसने पहले तो एक हिस्टोरिक चेंज मार्क करा था हिस्ट्री में, जिसमें इसने ये कहा था कि डॉटर्स को भी कोपार्सनरी राइट मिलेगा। और मिताक्षरा लॉ में कोपार्सनरी सिस्टम में एक नई चीज़ ऐड हुई थी, सिर्फ सन ही प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते कोपार्सनर बन के, डॉटर्स भी कर सकती हैं बाय बर्थ। अब दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज इनकन्सिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। मतलब कि अगर सन को ही सिर्फ दे रहे हो, डॉटर को नहीं दे रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसलिए इसे चेंज करा। तो पार्लियामेंट ने सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करा और उसमें ये कहा कि डॉटर शैल बिकम कोपार्सनर्स बाय बर्थ इन द सेम मैनर एज सन्स। दे नाउ पोजेस इक्वल ओनरशिप राइट्स, राइट टू सीक पार्टीशन, then right to inherit ancestral property, equal liabilities, and the amendment significantly improved the economic and social status of a woman. अब जब ऐसा हुआ तो इस अमेंडमेंट ने इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस जो है वुमेन का वो इंक्रीज़ कर दिया था, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि प्रॉपर्टी तो अब उनके पास भी है। लैंडमार्क केस देख लेते हैं, तो ये काफ़ी न्यू लैंडमार्क केस है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसका फैक्ट्स ये कहता है कि द डिस्प्यूट concerned whether daughter could claim co-parental rights if the father had died before 2005 amendment। ये इसका इशू था जिसपे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि whether the father मतलब पहले इशू देख लेते हैं, whether the father must be alive on date of commencement of the amendment for daughter to claim rights। तो इसमें जजमेंट में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि डॉटर जो है कोपार्सनर बन सकती है बाय बर्थ, इरिस्पेक्टिव कि उसके पापा जिंदा थे या नहीं 2005 में जब अमेंडमेंट हुआ था। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुआ कि कोपार्सनरी राइट बाय आर एक्वायर्ड बाय बर्थ, ठीक है, एंड नॉट डिपेंड ऑन द फादर्स बीइंग अलाइव। सो इम्पोर्टेंस क्या था इस जजमेंट का कि दिस जजमेंट रिमूव द एम्बिग्यूटी एंड स्ट्रांगली रीइंफोर्स्ड द जेंडर इक्वालिटी इन द हिंदू सक्सेशन लॉ। अब स्त्री धन आता है, एक बार टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये कर लिया। अब हम बात करते हैं स्त्री धन की, स्त्री धन एंड वुमेन एस्टेट की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि स्त्री धन का मतलब क्या है। स्त्री धन जो है ये वुमेन्स प्रॉपर्टी है। स्त्री धन मतलब स्त्री का धन, वुमेन्स प्रॉपर्टी। अंडर हिंदू लॉ इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू वुमेन्स। देखते हैं आगे। तो स्त्री धन क्या क्या इंक्लूड करता है, गिफ्ट्स रिसीव बिफोर द मैरिज, गिफ्ट्स रिसीव ड्यूरिंग द मैरिज, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट एंड रिलेटिव्स, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी बाय द वुमेन एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस। ये सारी चीज़ें जो है स्त्री धन में इंक्लूड होती है। अब अ वुमेन हैज़ कंप्लीट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर स्त्री धन, शी कैन सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज और ट्रांसफ़र अकॉर्डिंगली वेरेवर शी विशेस टू डू सो। वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है, ठीक है। अब द रिकग्निशन ऑफ स्त्री धन रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन। अब जो स्त्री धन का रिकग्नाइजेशन है वो वुमेन को एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वुमेन को एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी दे रहा है और उनको एक इक्वल राइट दे रहा है, इक्वल स्टेटस दे रहा है सोसाइटी में एज लाइक मेन। अब आता है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार केस। दिस केस डेल्ट विद द कंसेप्ट ऑफ स्त्री धन। The husband and his family retained the wife, given jewelry and property. So Supreme Court held that Stridhan is the absolute property of wife and she alone has ownership rights over it. The husband cannot claim ownership merely because he possesses the property. अब हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके स्त्री धन पे भी अपना हक दिखा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। So this judgment strengthened the women's financial independence and protected their property rights. आगे आते हैं, तो आगे आता है वुमेन एस्टेट। वुमेन्स एस्टेट क्या होता है
So under the ancient Hindu law, women generally possessed only a limited estate in inherited property. This means that they could enjoy the income from property during their lifetime but could not alienate it absolutely. इसका मतलब ये है कि वुमेन्स को एंशियंट टाइम में प्रॉपर्टी तो दी जाती थी कि चलो भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी इनकम है, तुम एंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन तुम एलियनेट नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि तुम एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो, तुम एब्सोल्यूटली उसको एलिनेशन में नहीं डाल सकते। फिर सिस्टम जो है उसको सिवर करा गया, रिस्ट्रिक्शंस थे वुमेन के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी उनको। फिर उसके बाद सेक्शन 14 आया हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो कि उसने अबॉलिश कर दिया इस कंसेप्ट को कि लिमिटेड एस्टेट होगा वुमेन के पास। उसने ये कहा कि वुमेन की ओनरशिप भी एब्सोल्यूट ओनरशिप होनी चाहिए, एंड दिस रिफॉर्म वाज रिवोल्यूशनरी बिकॉज इट लीगली रिकग्नाइज्ड वुमेन एज द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये होता है वुमेन स्टेट यहाँ पे ख़त्म। अब टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ, सुन्नी लॉ। तो देखते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मुस्लिम इनहेरिटेंस का। सो मुस्लिम इनहेरिटेंस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड significant branch of the Islamic law. Unlike Hindu law, Muslim inheritance is largely based on fixed Quranic principles. अब हिंदू लॉ तो है वो अपने सक्सेशन के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये जो मुस्लिम लॉ है ये गवर्न होता है उनके फिक्स्ड कुरानिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे द शेयर्स ऑफ द हेयर्स आर प्री डिटरमाइंड, लीविंग लिटिल रूम फॉर अनसर्टेनिटी। यहाँ पे शेयर्स ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है कि कितना किसको जाएगा, ताकि बाद में अनसर्टेनिटी या बाद में डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। मुस्लिम लॉ जो रिकग्नाइज करता है इनहेरिटेंस को एज ए कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज डिवॉल्व्स इमीडिएटली अपॉन द लीगल हेयर्स। अब मुस्लिम लॉ जो है रिकग्नाइज करता है इनहेरिटेंस एज अ कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ। इसका मतलब ये है कि अगर जो है फादर की डेथ हो जाती है तो ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो है कंपल्सरी ट्रांसफ़र हो ही जाएगी आफ्टर द डेथ। इनहेरिटेंस जो है मस्ट है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज डिवॉल्व इमिडिएटली अपॉन द लीगल हेयर्स। अब जो डिजीज है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके लीगल हेयर पे अपने आप ही जो है डिवॉल्व हो जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द लीगल हेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द डिजीज। Now the law derives authority mainly from Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. अब important features of Muslim inheritance law देख लें तो one important feature is the absence of joint family system. Unlike Hindu law, no person acquires ownership by birth. Another feature is that inheritance open only after the death of the owner. Just like दया भागा की अगर देख लें थोड़ी बहुत तो इसका ये कहना है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एब्सेंस रहता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, जहाँ पे हिंदू लॉ में एक एक्वायर होती है ओनरशिप बाय बर्थ, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे होता है कि आपकी जब फादर की डेथ होगी या ओनर की डेथ होगी तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस राइट मिलेगी। नाउ देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप। यहाँ पे सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी कहाँ ही जाएगी मरने के बाद, ऑफकोर्स लीगल हेयर के पास आ जाएगी। अब मुस्लिम लॉ जो है, Muslim law also recognized the women as heirs, which was considered progressive at the time of Islamic law development. तो मुस्लिम लॉ ने वुमेन्स को भी हेयर्स की तरह रिकग्नाइज करा है, जहाँ पे उन्होंने कंसीडर करा है कि उन्हें भी जो है थोड़ा बहुत शेयर मिलना चाहिए। जब इस्लामिक लॉ डेवलप हो रहा था तब उन्होंने वुमेन्स को कंसीडर करा था इस चीज़ पे। अब आगे है कि अ यूनिक फीचर is that the shares of the hairs are fixed by Quran. तो जो शेयर है वो हेयर्स के कुरान से फिक्स्ड होते हैं। अब हम देख रहे थे इम्पॉर्टेंट फीचर्स अंडर इनहेरिटेंस, जिसमें हमने बात कर लिया था कि उन्होंने जो है कुरान के अकॉर्डिंग ही शेयर्स को फिक्स कर रखा है, और मुस्लिम लोग किस तरीके से क्या रिकग्नाइज़ करता है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। वुमेन्स को ये स्टार्टिंग से ही रिकग्निशन दे रहे थे। अब आते हैं अगले पे।
तो अगला है कि ये रिड्यूस करता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सक्सेशन को, क्योंकि इनके पास सब कुछ सिस्टमेटिक है, कुरान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इनका जो है डिस्प्यूट्स जो है होने का चांस बहुत कम है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर्स अंडर सुन्नी लॉ। अब सुन्नी लॉ में किस तरीके से हेयर्स क्लासीफाई होते हैं, तो सुन्नी लॉ क्लैरिफाइज हेयर्स इनटू 3 कैटेगरीज: शेयरर्स, रेसिड्यूरीज एंड डिस्टेंट किंडर्ड। तो शेयरर्स कौन कौन से होते हैं? शेयरर्स आर द हेयर्स हु रिसीव फिक्स शेयर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कुरान। मतलब कि दिस इंक्लूड हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। ये सारे शेयरर्स होते हैं जो फिक्स्ड इंक्लूड करते हैं बाय द कुरान। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइफ रिसीव्स 1/4 शेयर ऑफ द हस्बैंड एंड लीव्स नो चिल्ड्रन, 1/8 ऑफ द शेयर इफ द चिल्ड्रन एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से इनके बच्चे हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड की जो डेथ हो जाती है तो वाइफ को जब हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, अगर कोई बच्चा नहीं है इनका तो वाइफ को 1/4 मिलेगा, लेकिन अगर इनका बच्चा है तो वाइफ को 1/8, यानी क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे के पास भी जाएगी प्रॉपर्टी कुछ, है ना, तो वही बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो द पर्पस ऑफ फिक्स्ड शेयर इज़ टू इंश्योर सर्टेनिटी एंड फेयरनेस। नेक्स्ट है रेसिड्यूरीज। तो रेसिड्यूरीज कौन होते हैं? सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिंग फिक्स शेयर्स टू शेयरर्स, remaining property goes to residuaries, same as class 1 heir to class 2 heirs. so example इसमें कौन कौन से आते हैं? son, brother, paternal uncle। ठीक है। so residuaries usually consist of male relatives connected through male line। इसमें मेनली मेल रिलेटिव्स होते हैं जो कि मेल लाइन से ही कनेक्टेड होते हैं, जैसे सन हो गया, ब्रदर हो गया, पैटर्नल अंकल हो गए। अब डिस्टेंट किंडर देख लेते हैं। तो डिस्टेंस किंडर्ड कौन होते हैं? तो वो होते हैं जो डिस्टेंस किंडर्ड लाइक वो होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ शेयरर्स और रेसिड्यूरीज में जिनको मिलेगा प्रॉपर्टी, और ये इंक्लूड करते हैं रिमोट रिलेटिव्स को, मतलब जो बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं वो सारे डिस्टेंस किंडर्ड हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो इनके पास जाएगी प्रॉपर्टी, या फिर अगर वहाँ से कुछ बच के आ रहा है तो इनके पास जाएगी प्रॉपर्टी। नाउ जनरल प्रिंसिपल्स, सॉरी ओनली इन द एब्सेंस, सॉरी बच के नहीं आएगा इसमें, ये रिमेनिंग भी लाएंगे और ये इसमें कुछ भी, अगर दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करा तो इनके पास आएगा। नाउ देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ। सो पहली बात तो इसमें कोई बर्थ राइट नहीं होता, कोई भी बर्थ राइट नहीं है यहाँ पे। और मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम हेयर्स जो हैं वो कोई भी राइट जो है एक्वायर नहीं करते बर्थ से, और जो ओनरशिप है वो एक्सक्लूसिवली ओनर के साथ ही रहती है जब तक ओनर की लाइफ टाइम है, और इनहेरिटेंस जो है तभी अराइज होता है जब ओनर की डेथ हो जाए। मेल रिसीव्स डबल शेयर ऑफ फीमेल। तो इसमें ये होता है कि मोस्ट डिस्कस्ड प्रिंसिपल इज दैट अ मेल हेयर जनरली रिसीव डबल शेयर ऑफ द फीमेल हेयर ऑफ द सेम कैटेगरी। अगर सेम कैटेगरी की फीमेल है लेकिन उसको लाइक हाफ शेयर मिलेगा, लाइक हाफ शेयर नहीं, जिसको उसको जो भी शेयर मिल रहा है उसके डबल जो है मेल को शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सन रिसीव्स ट्वाइस शेयर ऑफ अ डॉटर, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मेल बियर अ ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द इस्लामिक लॉ, इसलिए ऐसा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नॉट रिकग्नाइज्ड। So under Sunni law, the doctrine of representation is generally not recognized. Therefore, if a son dies before his father, the grandson usually cannot inherit in place of deceased son. मतलब ये है कि अगर ये फादर है, ये सन है और ये इसका ग्रैंडसन है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है। नाउ दिस प्रिंसिपल हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड एज हार्श। ये प्रिंसिपल क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता ना, हमारे हिंदू लॉ में क्या होता है, अगर ये नहीं है सक्सेशन के थ्रू जैसे जैसे जाएगी ही जाएगी, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत हार्श है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेट क्या होता है? बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द हेयर्स ऑब्लिगेशन मस्ट बी फुलफिल्ड। सो इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेट है उसमें जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉपर्टी की, सो हेयर्स को देने से पहले
वो पहले ये ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करेंगे कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस होने चाहिए एकदम अच्छी तरीके से क्लियर, फिर डेब्ट्स और डिजीज़ जो है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए, देन एग्जीक्यूशन ऑफ विल अप टू 1/3 प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो भी विल जो उन्होंने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है 1/3 प्रॉपर्टी तक। ओनली आफ्टर दीज ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड इज द रिमेनिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द हेयर्स। देन लैंडमार्क केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जो जिस केस का फैक्ट ये है कि शाह बानो अ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन claimed maintenance from the husband under the criminal procedure law, जिसके इश्यूज ये थे कि वेदर अ मुस्लिम हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेन हिज डिवोर्स्ड वाइफ। तो जजमेंट ये आया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने मेंटेनेंस ग्रांट करी थी शाह बानो को, और उसने प्रिंसिपल इस्टेब्लिश ये करा था कि जजमेंट एम्फेसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब इम्पोर्टेंस क्या था इस केस का? सो दिस केस ट्रिगर्ड नेशन वाइड डिबेट रिगार्डिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स एंड वुमेंस राइट्स। एंड उसके बाद एक और केस आता है दानिया लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So the court interpreted a Muslim women protection of rights on divorce act in the manner that protected divorced Muslim women from the destitution। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम वुमेन जो डिवोर्स्ड है उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए जस्ट लाइक शाह बानो बेगम। Then the judgment ensured that reasonable and fair provisions must be made for the future of the divorced wife। अब जो डिवोर्स वाइफ है उसके फ्यूचर का भी ध्यान रखना होगा, तो इसलिए उसके लिए रीजनेबल एंड फेयर जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस डिसीजन प्रमोटेड अ मोर प्रोग्रेसिव एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब क्रिटिसिज्म क्या है हिंदू एंड मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ के? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में despite reforms still faces practical changes because women are often denied their rightful share due to social pressure and family customs। आज भी जो है वुमेंस को जितने अच्छे से दिखाया गया उतने अच्छे शेयर नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज कि उनका कस्टम और जो उनके ऊपर सोशल प्रेशर रहता है कि भाई तुम्हें शेयर क्यों दे बेटी, वो शेयर मिलना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जो है इस वजह से जो है क्रिटिसाइज़ होता है कि ये अभी भी फंक्शनली वर्क नहीं कर रहा। अब मुस्लिम में क्या क्रिटिसिज्म है कि मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ जो है वो हमेशा से क्रिटिसाइज इसलिए हुआ है क्योंकि वो अनईक्वल शेयर देता है मेन एंड वुमेन के बीच में, कि वुमेन के डबल मिलेगा मेन को, एंड ये रिकग्नाइज नहीं करता रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को। However, supporters argue that Muslim inheritance law provides certainty and protects women by granting them fixed shares। अब जो सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि फिक्स शेयर्स जो है हाउएवर मुस्लिम वुमेन्स को हम दे रहे हैं फिर भी एज़ कम्पेयर टू हिंदू।